हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 7th का लास्ट चैप्टर 10 लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इसको देखते हैं। ये लास्ट चैप्टर है हमारा कक्षा 7th का। उसके बाद हम कक्षा 8 स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ बोला जाए कि यदि आप मानचित्र 1 और 2 को अगर देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखित घटनाएं घटी हैं। और गौर कीजिए, कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे 1765 में एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता का जो है भारत में बड़े हिस्से में सफलतापूर्वक जो है उसके द्वारा हड़प लिया जाता है ना, बड़े हिस्से पर उसका नियंत्रण हो जाता है। तो ये मानचित्र 1 है। यहाँ पे देखिए आपकी, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर यहाँ पे नीचे दक्षिण भारत तक पूरा मुगल साम्राज्य किस तरह से फैला हुआ है ना। तो ये जब औरंगजेब की मृत्यु होती है ना 1707, उस टाइम तक का ये है। उसके बाद तो भाई मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसको। कह रहा है कि ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में ही बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गया था। तो इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जब मराठों का जो है शक्ति क्षीण हो जाता है, तो इस दौरान के उपमहाद्वीप में उत्पन्न कुछ नई राजनीतिक शक्तियों को हम देखेंगे, है ना। तो इसमें मुगल साम्राज्य और क्या बोलते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, उसकी जो विघटन का टाइम होता है, उस टाइम में किस तरीके से भारतीय स्थिति बदलती है, भारत की परिस्थितियाँ, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये मानचित्र 2 है। आप इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको उस टाइम तो नहीं दिखा था यहाँ पे ब्रिटिश, है ना, लेकिन अभी देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता को उद्भव हो गया है। और बाकी तो इधर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे यहाँ पे अलग अलग राज्यों का जो मराठा, सिख, है ना। तो इस तरीके से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अचानक से एक परिवर्तन आता है, जैसे कि जो हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो मुग़ल साम्राज्य की शक्तियाँ हैं, फिर मराठों की बात करें तो उनकी जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं अंग्रेज़ों के सामने, है ना। तो आगे जो है कि मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए एक संकट की स्थिति। तो देखते हैं कि वो संकट की स्थिति क्या थी इनके लिए। ओके, बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य, आपने देखा कि मुगल साम्राज्य की अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 में लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। तो अगर कहीं भी किसी भी राज्य के साथ कभी भी युद्ध होता है तो उस समय धन और जन माल सब की हानि होती है ना। तो उस समय अगर युद्ध लड़ा गया तो वित्तीय संसाधन भी बहुत अधिक उसमें खर्च हो गए। उसके बाद सैनिक भी मारे गए होंगे तो उसके भी है ना, माल ये जान की भी हानि हुई। तो इस तरीके से राज्य की नींव जो है कमज़ोर पड़ने लगती है। अगर युद्ध भी करना है आपके साथ ना तो युद्ध को टाल ही दे, वही बेहतर होता है। अगर युद्ध लड़ना है तो फिर उसके आपका भी नुकसान और जो लड़ रहा है उसका भी नुकसान, है ना। तो ये 17वीं शताब्दी का जो है नज़ारा है कि किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे जो है अपनी पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। तो आगे देखते हैं कि औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य की प्रशासन की काली कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्ति वर्गों को वश में रखने का केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन होता गया। तो सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी और फौजदारी का मतलब होता है, आपको मैं बताती हूँ। दीवानी को अगर समझे तो ऐसा समझ सकते हैं कि राजस्व से जो संबंधित होती है वो दीवानी मामले के अंतर्गत आती है, और जो फौजदारी होती है वो प्रशासन से संबंधित होती है ना। तो अगर सामान्य भाषा में अगर एक शब्द में आपको समझना है तो इसको ये बोलते हैं। इसमें मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उनके विस्तृत राजनीतिक और आर्थिक जो है सैन्य शक्तियों का शक्तियाँ मिल गई थी। तो अगर हम मुगल साम्राज्य की
मुगल साम्राज्य के पतन की बात करें तो उसका कुछ एक कारण नहीं था। औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो भी उतने कुशल नहीं थे, वो इतने राज्य पे ध्यान नहीं देते थे, अपने ही मग्न में रहते थे, है ना। तो धीरे धीरे सब ऐसे बिल्कुल एक तरीके से धराशाह हो गए, गिर गए, है ना, अचानक से। तो राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सैन्य कारण भी था, उनकी सैनिक शक्तियाँ भी कमज़ोर हो गई थी, वैसे कोई नेतृत्व करता नहीं था जो गठन करता था, और जो केंद्रीय सत्ता थी ना वो जो है कमज़ोर पड़ रही थी। तो इससे जो मनसबदार थे, अभिजात लोग थे, वो खुद खड़े हो रहे थे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, है ना। तो शक्तियाँ तो कमज़ोर होगी ही। तो जैसे जैसे सूबेदार प्रांतों में अपने सत्ता को नियंत्रण को सुदृढ़ करने लगे, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की कमी आने लगी। तो जब कोई सामंत अपने आप को ऊंचा साबित करने का कोशिश करता है, जब वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो वो क्या करता है कि अगर राजस्व आ रहा है तो उसका आधा से ज़्यादा भाग अपने पास रख लेता है, और कुछ ही मात्रा जो है राजस्व के रूप में पहुँचाता है राजधानी में के जो राजस्व मिलती है। तो उससे जो है राजस्व व्यवस्था में भी, वित्तीय व्यवस्था भी कमज़ोर हो जाती है, और एक तरह से ये भ्रष्ट आचरण इनका तो इनसे भी प्रभाव पड़ता है ना। तो ये धीरे धीरे सभी देखा देखी एक जैसे ही कि भाई वो नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूँ, है ना। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था कमज़ोर होने लगी, और इसमें जो प्रशासक थे, जो शासक थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो और इनकी जो शक्तियाँ थी, वो मनोबल इनका बढ़ने लगा कि भाई राजा ही कुछ नहीं बोल रहा है ना। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध थे, तो कभी कभी एक शक्तिशाली सरदारों को अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगलों की जो है सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक और संसाधनों का प्रयोग अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह वे धीरे धीरे राजनीतिक आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, तो इस बदलाव को जो है औरंगजेब के उत्तराधिकारी नहीं रोक पाए। तो उत्तरी पश्चिम भारत में जो अनेक हिस्सों में जमींदारों द्वारा जो किसानों द्वारा विद्रोह हो रहा था जमींदारों के खिलाफ, या फिर शासक प्रशासक के खिलाफ, तो कुछ अपनी शक्ति को जो है मजबूत करने के लिए ये विद्रोह कर रहे थे। तो कुछ उनके ऊपर इतना भारी कर लाद दिया जा रहा था कि उसके विरुद्ध वो खड़े हो जा रहे थे। तो ऐसी ऐसी विद्रोहें हो रही थी, छोटी छोटी विद्रोही हो रही थी। मुगल साम्राज्य में भी, मुगल सत्ता के दौरान भी मुगल सत्ता को चुनौती दी गई। तो किसानों द्वारा भी बहुत सारे विद्रोह किए गए, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे विद्रोह आपको दिखेंगे। उत्तर भारत के विद्रोह है ना, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो ये जो अचानक से परिवर्तन हो रहा था ना, मुगल जो उत्तराधिकारी थे इस बदलाव को रोक नहीं सके, क्योंकि वो उतने मतलब सक्षम नहीं थे ये सब कार्यों में। उनका एक तरह से बोले तो योग्य नहीं थे, है ना। तो अगर कोई राज्य तभी चलता है जब उसका शासक अच्छा होता है, उसकी जनता उसके साथ होती है। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं था इनके पास, तो सत्ता का तो कमजोर होना लिखा ही है ना। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, आप देख रहे होंगे कि भरपूर फसल और जो है खाली तिजोरी के बारे में। तो एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का जो है इस तरीके से वर्णन किया है कि बड़े जमींदार निसहाय और निर्धर हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में जो है 2 फसलें उगाई जाती थी, लेकिन उन्हें दोनों में से उनका एक भी जो है फसल उन्हें नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते इस तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे कि जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में हो, है ना, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोर रहा है, लेकिन उनके मालिक जमींदार को उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकता था, जिसकी आय उससे आशा की जाती थी। वे अपने सैनिकों जो लड़ाई के समय आगे रहते थे और जो घुड़सवार जो उनके पीछे चलते थे, उनको पैसा कहाँ से देता। तो अगर जमींदार है तो उनको सेना रखनी है तो उनके पास संसाधन भी होनी चाहिए, है ना, उनको देने के लिए, वेतन देने के लिए। अब कोई फ्री में कार्य तो करेगा नहीं, अभी जानते हैं कोई नहीं तैयार होगा। तो उनके लिए अगर सेना को रखना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, उनके खाने का प्रबंधन, उनके रहने का प्रबंधन होना चाहिए। तो इस तरीके से उस समय के ज़मींदारों का हाल हो गया था कि मतलब फसल तो बहुत सारी उगाई जा रही है उनकी ज़मीनों पर, लेकिन वो मिलता नहीं था उनको, है ना।
इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, आपने तो नाम सुना ही होगा, है ना, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत इकट्ठा करके ले गया। तो नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, उसके बाद नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के तांते लग गए, है ना। तो उसने 1748 से लेकर 100 के बीच 5 आक्रमण किए और इसके बाद उसने लूट मचाई, मतलब आक्रमण किए और बहुत सारी लूट हुई और जो भी धन था यहाँ से जो भी उसको प्राप्त हुआ वो सब ले गया, है ना। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली, है ना। तो लगातार ये दोनों आक्रमण से जो है यहाँ की स्थिति कमज़ोर होने लगी और नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर, इसके बारे में एक यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने इस प्रकार से किया है कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह, है ना, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला जो है कोई नहीं कर सकता था, जिसका उदाहरण इन्होंने देख रखा है तख्ते ताउस को, यानी कि मयूर सिंहासन को। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, क्योंकि आगे तो इसमें आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक और वृत्तांत दिया गया है, इसमें बताया कि नादिर शाह ने जो दिल्ली पे आक्रमण किया, इतनी सारी धन लूटी कि भाई उसमें बहुत सारी ऐसी बेशकीमती चीज़ें भी थी जिसका जो दुनिया में मुकाबला नहीं हो सकता था। उसका एक उदाहरण है मयूर सिंहासन, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक और इसका वृत्तांत मिलता है कि एक अन्य वृत्तांत से दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। बोल रहा है कि जो कभी मालिक थे वे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। अलग थलग पड़ने लोगों को उनके कानों में खींचकर बाहर निकाल दी जाती है और दौलतमंदों को भिखारी जो है बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े पहना करते थे, उनका जो नया फैशन चलाते थे, अब वो नंगे घूमने लगे हैं। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कमी नहीं थी, अर्थात जमींदार, वे अब बेघर हो गए हैं। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया है। नादिर शाह ने ये पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया तबाह कर दी। तो आपको किस तरीके से यहाँ पे एक प्रभाव दिख रहा है कि जो शासक वर्ग थे, जो नई नई तरह की फैशन चलाते थे, जो नए कपड़े पहनते थे, उनके शौकीन थे, अब वो नंगे घूम रहे हैं। और जो जमींदार थे, जिनके पास ज़मीनों की कमी नहीं थी, जिनके पास जायदाद की कमी नहीं थी, अब उन्हें भी जो है इस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है कि वो घर भी नहीं है उनके पास, बेघर हो गए हैं ना। और शाहजहानाबाद जो इतना सुंदर शहर बनाया गया था, वो भी एक मलबे का ढेर बन गया। तो इस तरीके से जो वर्णन है, आप इस वर्णन से ही समझ सकते। आगे कि साम्राज्य पे सब ओर से तो दबाव पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना दिया। ये अभिजात 2 वर्गों में गुटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय पर परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक दूसरे को समूहों के हाथों में कठपुतली बने रह गए। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सैयद, जिसका कार्यकाल 1713 से 1719 था, और आलमगीर द्वितीय, जिसका 1754 से 59 था, की हत्या हो गई। और 2 अन्य बादशाह, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, है ना, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय द्वारा उनके अभिजातों के तरह उन्हें अंधा बना दिया गया। तो किस तरीके से साम्राज्य पाने की होड़ में, राजा बनने की होड़ लगी हुई थी और एक गुट चलता था वहाँ पे कि आप मेरे साइड हो तो मैं आपको राजा बना दूंगा, बशर्ते आप एक कठपुतली का जो है गुड़िया बन के रहो, नवाब बन के रहो, और जो मैं कहूँगा वही करना है ना। तो इस तरीके से जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन आपको दिखता है। मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति का जो है प्रबल प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा जो है हैदराबाद जैसे राज्य जो मुग़ल प्रांत में थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक वह स्वतंत्र थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे राज्यों को मुग़लों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरे के रूप में काफ़ी स्वतंत्रता थी। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी थे। तीसरी जो श्रेणी में आते हैं मराठे, सिख और जाट।
के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और उन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों की जो है स्वतंत्रता छीन ली थी। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। उसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद, हालांकि ये मुगल नियंत्रण में ही रहते थे लेकिन एक तरह से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि उनको नजराना देते रहते थे तो लेकिन मतलब इनका जो अपना फैसला होता था वही है ना, उनसे पूछ कर कुछ करते नहीं थे ये। तो उनमें से जो तीसरा श्रेणी में आते हैं मराठा, सिख और जाट। तो ये जो है बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र थे और वो लंबे संघर्ष के बाद जो है मुगलों की स्वतंत्रता को उनसे छीन लेते हैं। तो किस तरीके से आपको दिख रहा है कि मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पुराने मुगल प्रांत, तो इसके बारे में देखते हैं। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 प्रमुख थे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो इन तीनों राज्यों की जो स्थापना थी, अवध की स्थापना शहादत खान ने, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की और आसफ शाह ने हैदराबाद की जो है स्थापना करी थी, है ना, जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ शाह और मुर्शिद कुली खान का जो जात था वो 7,000 का था, लेकिन शहादत खां की जात की बात करें तो वो 6,000 की थी। तो जो जितना बड़ा जात होता था उतनी ज़्यादा ये सम्मान मिलता था मुगल दरबार में, है ना। तो जात पे ही उनका जो है सम्मान होता था। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, एक अभिजात के द्वारा स्वागत में फर्रुख शेर का एक चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं हैदराबाद के बारे में। निज़ामुल मुल्क आसफ शाह, जिसका कार्यकाल आपको 1724 से 48 तक था, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी और मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य के रूप में जाना जाता है। इसने सर्वप्रथम जो है अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी इसको, और उसके बाद उसने दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही उसने दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का नियंत्रण था, लेकिन दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिद्वंदिता का जो है फायदा उठाकर, प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर जो वहाँ का जो है वास्तविक शासक बन बैठा। तो आपसी फूट की वजह से जो है लोग स्वतंत्र होने लगे थे धीरे धीरे, है ना। आसफ जाह की बात की जा रही है यहाँ पे। आसफ जाह अपने कुशल प्रशासक और सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से ले आया था और वे दक्षिण भारत में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार की नियुक्ति की और उन्हें जागीरें दी। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट के सेवक था, लेकिन वह एक काफ़ी आज़ाद शासक की तरह जो है बिहेव था उसका, और बिल्कुल आज़ाद स्वतंत्र होकर शासन करता था। ना तो वह दिल्ली की कोई हस्तक्षेप लेता था और ना ही दिल्ली उसके काम में कोई हस्तक्षेप करती थी, है ना। तो मुगल बादशाह केवल निज़ामुल मुल्क आसफ जाह के द्वारा जो लिए गए निर्णय होते थे उनकी पुष्टि कर दिया करते थे। हालांकि आसफ जाह जो निर्णय लिया करता था उनको बता दिया करता था कि भाई मेरे ये निर्णय है, तो वो मना नहीं करते थे, बोले चलो ठीक है कर लो, है ना। तो एक स्वतंत्र शासक की तरह ही व्यवहार करता था, लेकिन उनके नीचे रहकर करता था। बहुत ही तेज और शातिर शासक था ये। आगे है कि हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर जो है वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने की जो है महत्वाकांक्षा रखता था, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश सत्ता होने की शक्ति की उपलब्धता होने के कारण उसकी इस महत्वाकांक्षा को जो है हवा नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे निज़ाम की फ़ौज के बारे में बताया जा रहा है कि हैदराबाद के निज़ाम की निजी फ़ौज का एक वर्णन है। निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी होती थी, उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों पर संकेत वेतन जो है 100 रुपये से ज़्यादा था। तो ये उनके जो फ़ौज के बारे में यहाँ पे एक अवध जो था, अवध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखेंगे हैदराबाद, तो देख ही लिया है हमने। तो अवध की जो स्थापना थी बुरहानुल मुल्क शहादत खान ने जो है 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था इसको, और मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था।
अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तर भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग जो है उसी से होकर गुजरता था। तो अवध इतना शक्तिशाली और इतनी मतलब समृद्धशाली क्यों था? क्योंकि जो है ना, गंगा नदी के मैदान उपजाऊ इलाकों में इसका जो है स्थान था और वहाँ पे हर तरह से कृषि भी अच्छी होती थी, है ना। वहाँ लोहा ये सब भी जो है अच्छी खासे मिलते थे। तो आसपास जंगल भी था तो उससे भी होता था। मगध भी इसी जगह पे फैला था तो उसको भी इतनी सारी जो है उपलब्धता प्राप्त हुई थी। तो ये भी वहीं पे था तो ये भी एक शक्तिशाली राज्य होगा। वहाँ की जो परिस्थिति थी, जहाँ वहाँ का जो वातावरण था उसके हिसाब से, है ना, बहुत अच्छा था। बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी और दीवानी फौजदारी दोनों एक साथ ही अपने हाथ में ले ली थी और राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का जो है एक मत करता धरता था। तो इसने क्या करा कि दीवानी और फौजदारी दोनों मामले जो है अपने अंडर ले लिया। तो इससे जो भी होता था ये इसके पास ही जाता था, है ना। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में है मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की और मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में भी कटौती की। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर जो है अपने निष्ठावान व्यक्तियों को वहाँ पे नियुक्त कर दिया। तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर जो है अधिकारियों की खेतों और लाखों की जो है लेखों की जांच की जाती थी और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा भी जिलों की राजस्व में भी निर्धारण किया जाता था। तो उसने अनेक राजपूत जमींदार रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को भी अपने राज्य में मिला लिया था। तो एक बहुत ही योग्य शासक था और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से सब चीज़ करता था, है ना। इसने जो है मुगल साम्राज्य के जो भी सैनिक थे उनकी जो है संख्या कम करके उसके स्थान पे जो है अपने सैनिकों को रखा, अपने निष्ठावान व्यक्तियों को रखा। और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी इसने बहुत सारे कदम उठाए। समय समय पर खातों की जांच करता था, है ना, कि कोई व्यक्ति जो भ्रष्ट ना हो जाए, हमारे प्रति कोई षड्यंत्र न करे, इसका भी ध्यान रखता था। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इज़्ज़तदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान की वचन देता था और स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम की भुगतान की गारंटी भी देते थे। तो दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसके एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई और इस परिवर्तन के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की जो है राजस्व प्रणाली के प्रबंधन में प्रभावित होने लगे। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर इस टाइम पे, इसके समय पर ये सब कर दिया गया कि जो है राज्य का राजस्व का ठेका जो सबसे ऊंची जो बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था। फिर वो वचन देता था कि भाई आपके साथ मेरा जो है निश्चित भुगतान रहेगा, तो है ना। तो इस तरीके जो परिवर्तन हुए इसने। अब देखते हैं हम बंगाल के बारे में। यहाँ पे बुरहानुल मुल्क की एक पिक्चर लगी हुई है, आप देख लीजिए। तो मुर्शद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शद कुली खान बंगाल का नायब था, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त था। तो यदि मुर्शद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी जो है राज्य के राजस्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो मुर्शद कुली खां के अंदर बंगाल आते ही उसने किस तरीके से मुगल साम्राज्य से उसको बिल्कुल अलग कर लिया। तो बंगाल में जो मुगलों का जो प्रभाव था उसको देखते हैं। बंगाल में जो है मुगलों का प्रभाव कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर जो है पुनर्निर्धारण कर दिया। उसने राजस्व को फिर से निर्धारित किया अपने हिसाब से और सभी जमींदारों में जो है कठोरता से राजस्व नगद वसूलने की जो है कठोरता से इसका नियम का पालन किया। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेनी पड़ी। भाई जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेंगे, उधार ही लेंगे। तो जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीन भी जो है बड़े ज़मींदारों को बेचनी पड़ती थी। तो किस तरीके से मुर्शद कुली खान ने एक सख्ती से नियंत्रण जो अपने कड़ाई से जो है अपने नियम लागू किया और जिसकी वजह से उसकी जो जनता थी उसको भी कष्ट होता था, लेकिन राजा को कोई ऐसा होता था उसको दिखता ही नहीं था, है ना।
इस प्रकार जो है 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने के जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और शाहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठता संबंध थी वह अलीवर्दी खां के शासनकाल, जिसका शासनकाल 1740 से 56 था, में भी बंगाल में दिखाई देता है। उसके शासनकाल में जो जगत सेठ का जो शाहूकार घराना था वो अत्यंत जो है समृद्धशाली था। तो इसको याद रखिएगा, किसका घराना किसके समय पर शक्तिशाली था, जगत सेठ का। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर ध्यान दें तो देखते हैं कि उनमें से कुछ जो है विशेषताएं मिलेंगी। पहला कि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो है संदेहास्पद थे। तो जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। और दूसरा था कि उनके कर प्राप्त करने के जो तरीके थे वो मुगलों से बिल्कुल अलग थे। कर संग्रह के लिए राज्य के उत्तराधिकारी पर निर्भर न रहकर 3 राज्य जो कि अवध, बंगाल और हैदराबाद थे, इन्हें राजस्व वसूली के लिए जो है इज्जतदारों के साथ ठेके कर लिए, जो कि इज्जतदारी प्रथा जो कि मुगलों को पूर्णतः नापसंद थी। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी और देहात के उनके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नता थी। तो इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा जो अभिलक्षण था वो था कि उनमें से राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरे और ये शाहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इज्जतदारों को पैसा उधार देते थे। बदले में प्रतिभूमि जमानत या बंधक के रूप में रख ली जाती थी। अगर हमको भूमि या पैसे चाहिए तो अपनी भूमि उनके पास रख दी और उनके बदले में हम एक तरह से गिरवी बोलते हैं, वो गिरवी रख देते थे, है ना। और उनकी जोतों में अपने खुद के कदरियों के जरिए जो है वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ शाहूकारों और महाजनों की एक नई राजनीतिक व्यवस्था जो है आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो किस तरीके से जो जमींदार और शाहूकार आगे बढ़ रहे थे उस समय ज़मीनें गिरवी रख दी जाती थी अगर कुछ लेना होता था, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है राजपूतों की वतन जागीरें, तो इसके बारे में देखते हैं। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब वे 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजय सिंह ने मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने जो है पैर फैलाने शुरू कर दिए। तो क्या होता है कि अगर हम किसी राज्य में या फिर किसी व्यक्ति के अंडर में है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि तो जो उनके खास हैं वो मेरे भी खास हो जाए, फिर हम उनसे जो है उनकी चुगली या फिर जो भी बोले वो करने लगते हैं। तो ये भी जो है अपना पैर पसारना जो है स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि भाई हम भी थोड़े से हैवी दिखे, है ना। आगे का जो हमारा देखते हैं, इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात, मालवा के लाभदायक सूबे की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी और अंबर की सवाई राजा जय सिंह ने मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के उनको इन पद पर नवीकरण कर दिया और उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के इलाकों को कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, जिसमें से जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और दूसरी तरफ अंबर ने बूंदी के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। तो सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई उन्हें, है ना। तो 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे अपना जो है उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। तो मराठों का फिर उत्थान हो गया तो राजपूतों को जो है सो पीछे हटना पड़ा, या फिर कह सकते हैं कि उनका पहले से वहाँ पे जो प्रभुत्व था जैसे कि अंग्रेज का था तो वहाँ पे वो लोग नहीं जा पाए थे, तो हैदराबाद नहीं जा पाया था, तो उसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में। 1732 में एक फारसी वृत्तांत राजा जय सिंह का वर्णन मिलता है कि राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी तक था। तो ये आपको उनके द्वारा बनाया गया एक महल है जोधपुर का, है ना। आगे का हमारा टॉपिक
सिख के बारे में पढ़ते हैं हम। ये बोल रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के दौरान जो है एक सिख राजनीतिक समुदाय का जो है गठित हुआ। इसमें पंजाब क्षेत्रीय राज्य को बढ़ावा मिला। तो सिख की बात आती है तो पंजाब तो उसमें आएगा ही, है ना। आइए देखते हैं पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह 1799 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उनके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के भी गढ़वाए और इससे अपनी सत्ता को सार्वभौम बताया। और सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उनका जो है शासन प्रशासन फैला हुआ था। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और 1716 में मार दिया जाता है। अब आप ये बताइए कि इस समय मुगल शासक कौन था। आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना। अठारहवीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे और जिन्हें गुरु मत यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। यहाँ पे आपको 10वें गुरु के जो चित्र दिख रहे हैं ना, राखी के अंतर्गत किसानों की उपज का 20% कर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो राखी के जो है राखी का जो हम चलन बोलेंगे वो सिखों के द्वारा, हालांकि मुगल बादशाह एक कौन सा था आप बताइए, उसने भी ये व्यवस्था चलाई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। फिर उसके बाद उसने बताया कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट करता था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब तथा समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम अपनी सत्ता को जो है सार्वभौम बताया। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेश में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि वे विभिन्न शासकों में जो है बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रंजीत सिंह थे जिन्होंने सिख समुदाय को फिर से जो है एकता संगठित किया, एक जगह किया और 1799 में है लाहौर की जो है को अपनी राजधानी बनाया। अब ये बताइए कि इन्हें उस पर जो है नियंत्रण करने के लिए कौन बोला था और इन्होंने किसी को कुछ तोपे जो उनका गिर गया था चिनाब नदी में, उसको निकलवा कर जो है दिया था। तो आप बताइए कि वो कौन था, है ना। तो मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी जिनका कार्यकाल 1627 से 1627 तक था,
तो एक शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक और मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में एक चित्पावन ब्राह्मणों का एक परिवार, जिसके हाथ में सत्ता गई थी, या उत्तराधिकारी माने जाते हैं। जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में जो है उनका पेशवा पद, जो कि प्रधानमंत्री का पद था, के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और पुणे महाराष्ट्र की राजधानी बन गया। तो आगे देखते हैं, आगे जो है देखते हैं कि जो है पेशवा ही मुख्य पद हो जाता है ना। तो किस मराठा शासक के समय में ये पद होता है, ये आप बताइएगा हमको। पेशवाओं की देखरेख में मराठों का एक अत्यंत जो है सफल सैन्य संगठन का विकास हुआ, और इसका उनकी सफलता का जो रहस्य था वह मुगलों के किलेबंदी इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे और उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोल देते थे और मुगलों सेना में ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, तो जहां रास्ते पानी और कुमक आने जाने की जो रास्ते हैं उसको आसानी से रोका जा सके। तो ये लोग जो थे, अगर जानते थे कि भाई कोई हमसे ज़्यादा शक्तिशाली तो उसे टक्कर ना लेने में ही भलाई है, तो वो नहीं भी लेते थे, है ना। यहाँ पे तलवार है महाराणा रंजीत सिंह की। सत्रह सौ 20 से 61 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ उसने सोने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया और 1730 के दशक में मराठा नरेश समस्त दक्कन प्रायद्वीप में अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई उनको। साथ ही इन क्षेत्रों पर उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी कर वसूला। तो ये 2 कर थे इस मराठा शासक द्वारा लगाए गए थे, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फिर उसके बाद 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इन विस्तार में उन्होंने संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों ने सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत का जो है तीसरा युद्ध लड़ना पड़ा। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में आपको भी पता है कि मराठा भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए चौथ और सरदेश मुखी, तो जमींदारों द्वारा जो वसूल कर था 25% वो चौथ था, और जो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहण को जो दिए जाने वाला भू राजस्व था वो 10% जो है सरदेश मुखी। तो चौथ किससे लिया जाता है और सरदेश मुखी किससे लिया जाता था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठा ने एक प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर बार विजय अभियान होता था तो मराठा का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। कृषि को प्रोत्साहन किया जाता था और व्यापार को पुनर्जीवित किया जाता था। इसमें सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी होने के लिए संसाधन मिल सके। तो 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान में उस क्षेत्र के स्थिति शहरों के विकास व समृद्धि को हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पत्ति रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। बुरहानपुर पहले आगरा और फिर सूरत के बीच की धुरी पर ही अपना जो है व्यापार संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी उसमें शामिल कर लिया। तो ये लोग अगर किसी क्षेत्र पे अपना शासन स्थापित करते थे या अपने अंडर में लेते थे तो ऐसा नहीं था कि उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते थे राजस्व एकत्रित करके, नहीं। अगर वहाँ पे राजस्व अगर उनको बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाना, वहाँ का उपज क्या है, इसको ध्यान में रखकर बढ़ाते थे। और वहाँ की जो है कृषि व्यवस्था को भी इन लोग प्रोत्साहित करते थे, जिससे कि इनको भी आय मिलता रहे, है ना। अब उपज ही नहीं होगा तो कर कहाँ से मिलेगा, इसलिए ये लोग ध्यान भी देते थे।
तो अगला जो देखिए यहाँ पे जाट लिखा हुआ है, तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं से 18वीं शताब्दी में अपनी जो है सत्ता सुदृढ़ करी। उसमें जो सबसे नेतृत्वकर्ता जो महत्वपूर्ण था, उसमें चूड़ामान के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। और 1680 जब शिवाजी की मृत्यु के 1680 के दशक तक आते आते उनका जो है प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर शुरू हो गया। तो वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बने रहे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राजा में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला और उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास भी 3000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिख के लिए और इनके सबके लिए बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। तो नादिर शाह के जो पुत्र था उनका जो सिख और मराठों ने साथ दिया, क्योंकि वो खुद ही चाहते थे कि मुगल का जो है नाश हो जाए, तो वो साथ देते हैं उनका। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बना हुआ था, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारत उन्हीं रूपों में नमूने में बनाई गई थी। तो ये देखिए, ये एक मिश्रण में बनाया गया है 18वीं शताब्दी का दिग का राजमहल। यहाँ पे देखिए इसका ये है ना, इसकी शैली देखिए किस प्रकार। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और ये चैप्टर के साथ साथ ही ये जो हमारा कक्षा 7th का बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो अन्यत्र में देखते हैं कि क्या है। उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास 8th का स्टार्ट करेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो बताइएगा क्लास 7th का आपको किस तरीके से समझ आया, नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिया गया है। फिर आपको 9th क्लास की बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ये सब। तो ये देखते हैं, 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिम दुनिया में यानी कि 18वीं शताब्दी के आखिर दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकरणों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग और किसान और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजात के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के जन्माधिकार प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून, समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बनी होनी चाहिए और जनता को उनमें जो है अपनी भागीदारी और भूमिका अदा करनी चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाजनों और नागरिकों में बदल दिया। प्रजाजनों को नागरिक में बदल दिया। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम जड़ों को पकड़ लिया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में कुछ लोग कहते थे कि भाई योग्यता के आधार पर उनको अधिकार मिलने चाहिए, कुछ का कहना था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो समानता के लिए जो है ये संघर्ष होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इसके क्वेश्चंस को आप घर पे करने का कोशिश करिएगा, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ आपको ये बात। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट बुक जो कि मैंने आपको बताया कल कक्षा 8 का जो है स्टार्ट करूँगी मैं, उसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अगर कोई भी रिलेटेड हो इससे कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो है सवालों को जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर।